गाइस तो कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ पीयूष राय। दोस्तों घोटालों पे बनी यह वेब सीरीज स्कैम 1992 आजकल काफी चर्चे में चल रही है। दोस्तों इस वेब सीरीज में 1990 के दशक के सबसे तेज माइंडसेट यानी कि हर्षद मेहता की कहानी को दिखाया गया है। गाइज हर्षद मेहता को तो 1990 के दशक में उनको शेयर मार्केट का बेताज बादशाह कहा जाता था और तो और गाइज लोग उन्हें इसमें मतलब कि अमिताभ बच्चन के भी नाम से जानते थे। उनमें एक खास बात ये थी कि वो जिस भी शेयर को छू लेते थे वो आखिरकार में लास्ट में जाके सोना बन जाता था। गाइस जब लोगों को रियलिटी ये पता चली कि वो लोग जिन्हें स्टॉक मार्केट का एक भगवान समझ के बैठे हैं दरअसल वो अगर एक घोटालेबाज हैं तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हर्षद मेहता ने गाइज लगभग 5000 करोड़ का घोटाला किया था जो कि गाइज अभी तक का सबसे बड़ा शेयर मार्केट का घोटालाबाज माना जाता है। आज की हम इस वीडियो में हर्षद मेहता की शुरू से लेकर लास्ट तक की जर्नी के बारे में बात करते हैं। सो गाइज चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइज ये हमारी कहानी शुरू होती है 29 जुलाई सन 1954 को कि गाइज उनका एक छोटे से व्यापारी के परिवार में जन्म हुआ था। गाइज इनके जन्म के कुछ साल बाद ही शांतिलाल मेहता अपने पूरे परिवार सहित मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपना एक छोटा सा टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया था। गाइज यहाँ पे उनका ये व्यापार अच्छा खासा नहीं चल पाता है जिसकी वजह से इनकी पूरी फैमिली छत्तीसगढ़ में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पे उनके पिताजी ने अपना एक अच्छा खासा बिजनेस जमा लिया और यहीं पर हर्षद ने अपनी पूरी पढ़ाई शुरू की थी। गाइज हर्षद को यहाँ पर क्रिकेट का बहुत शौक था जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई में कुछ खास नहीं कर पाते हैं। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद हर्षद फिर एक बार कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए मुंबई दोबारा शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने लाला लाजपत राय से मतलब कि अपनी बीकॉम की डिग्री कंप्लीट की। यहाँ पे उन्होंने साथ साथ एक छोटी मोटी नौकरियां करना भी शुरू कर दिया था जिनमें कि वो सीमेंट बेचने से लेके कुछ हीरे के भी काम किया करते थे। 8 साल तक वो इसी प्रकार की नौकरियां करते रहे। स्टॉक मार्केट में तो हर्षद की एंट्री उस समय हुई जब उन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस नाम की एक कंपनी में जॉब करना शुरू किया। इस नौकरी में उनका काम करने का थोड़ा दिलचस्पी बढ़ने लगा। फिर गए धीरे धीरे आते आते सन 1991 में उन्होंने इस काम को छोड़कर उन्होंने एक ब्रोकरेज फर्म को ज्वाइन कर लिया। गाइस फिर वहाँ पे वो अपने स्टॉक मार्केट के पैतरे सीखते रहे। उनका काफी तेज और शार्प दिमाग होने के कारण वो स्टॉक मार्केट की सभी बारीकियों को अच्छे से समझ गए। गाइज वो मतलब कि स्टॉक मार्केट की सभी बारीकियों को अच्छे से समझने के बाद उन्होंने ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट की कंपनी को अपनी शुरुआत दी। तो और गाइज साथ ही में उन्होंने बीएसए में अपना एक बतौर मेंबरशिप भी ले ली। गाइज यहीं से उनका स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा बेताज बादशाह और उनका इतना बड़ा घोटाले का सफर शुरू होता है। इस साल 1984 से लेके 1990 में मतलब कि मात्र 6 साल में ही उनकी कंपनी मतलब कि भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में उनका भी शुमार होने लगा। अपनी इस सफलता के लिए हर्षद उस समय मतलब कि हर एक अखबार में हर एक मैगजीन में एकदम एक तरीके से छाए रहते थे। आज उनका एक बहुत बड़ा घर और उनकी ये लग्जरीज मतलब कि जितने भी गाड़ियां होती थी उनको एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बना दिया था। हर्षद जिस भी शेयर को छू लेते थे उसकी कीमत सीधे आसमान छू लेती थी। उदाहरण के लिए देखें तो हर्षद ने एसीसी की वैल्यू 200 से लेके 2000 तक मात्र कुछ ही दिनों में पहुंचा दी थी। इसी तरीके से गाइज हर्षद जिस भी शेयर को छू लेते थे वो सीधे आसमान छू लेता था और उनको बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। गाइज यही कारण था कि हर्षद मात्र कुछ ही समय में उस कामयाबी को छू लेते थे जहाँ पे लोगों की कल्पना होती थी। गाइज यहीं पे लोगों के मनों में ये भी सवाल आते हैं कि आखिर हर्षद का हर बार शेयर इतना सही कैसे हो जाता है। लोगों के इसी सवाल ने हर्षद को सीधे आसमान से सीधे जमीन पर लाकर पटक दिया। इसी तरीके से साल 1992 में हर्षद का घोटाला सबके सामने आता है और उनको उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल 23 अप्रैल सन 1992 के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुजेता दलाल ने इस कॉलम में उनका पर्दाफाश किया था। उनके खिलाफ कुल 600 सिविल सूट और 70 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इसके लिए सीबीआई ने उन्हें 9 नवंबर 1992 के दिन उनको और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया था। तो गाइज पब्लिक के मन में सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि आखिर वो इतने दिनों तक इतना बड़ा घोटाला करने में सक्षम कैसे रहे। इन सभी सवालों के जवाब पत्रिका सुजेता ने अपने मतलब की कॉलम में दिए थे। ने गाइज बताया था कि वो मतलब कि बैंक के नियमों में कमियां ढूंढकर उनका गलत फायदा उठाया करते थे। अगर साफ शब्दों में कहें तो उन्होंने आरएफ यानी कि रेडी फॉरवर्ड का उपयोग किया था।
चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये रेडी फॉरवर्ड डील होती क्या है। देखिए होता क्या कि हमारी जो देश की सरकार है वो अपने कुछ प्रोजेक्ट और योजनाओं को सुरक्षित रखने के लिए कुछ सिक्योरिटीज जारी करती है, जिन्हें कि हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कई प्रकार की होती हैं, जिसमें ट्रेजरी बिल्स और भी बहुत सारी आती हैं। सिक्योरिटीज के लिए गाइस सरकार बैंक और इन्वेस्टर से एक तय समय के लिए पैसे लेती है और इन पैसों के बदले में सरकार सभी इन्वेस्टर्स को ब्याज देती है। बैंक्स को और इन्वेस्टर को सरकार के एक तय किए हुए अमाउंट में ही सिर्फ इन्वेस्ट करना अलाउ था। गाइस इन्हीं डील्स के बीच कुछ लोग दलाली का काम किया करते थे। अब गाइस इस काम के बदले दलालों को बैंकों से कुछ अच्छा खासा कमीशन भी मिल जाता था। गाइस हर्षद मेहता भी बैंकों के बीच इस दलाली का काम किया करते थे, लेकिन उन्होंने इस बैंकिंग सिस्टम के अंदर कुछ खामियां ढूंढ ली थी, जिसका फायदा उठाकर वह गलत तरीके से पैसे कमाने लगे थे। तो हर्षद जब किसी बैंक की सिक्योरिटीज के बदले जब किसी दूसरे बैंक से पैसा लेते थे, वह उस पैसे को बैंक में देने के बजाय स्टॉक मार्केट में लगा देते थे, जिसके कारण उस कंपनी का स्टॉक का मूल्य बहुत तेजी से बढ़ने लगता था। वह बैंक हर्षद से अपने सिक्योरिटीज का पैसा मांगता था, किसी नए बैंक से पैसा लेकर मतलब कि उस बैंक को फिर पैसा दे देते थे। इसी प्रकार उनके पास हर समय करोड़ों रुपए घूमते रहते थे। का इस्तेमाल वह मतलब कि स्टॉक मार्केट में कुछ हेर फेर करने के लिए किया करते थे। तो और गाइस वो मतलब कि सिर्फ यहीं पर नहीं रुकते हैं, जब उनको स्टॉक मार्केट में और पैसे लगाने की आवश्यकताएं पड़ती हैं तो अपने इस घोटाले को एक और कदम आगे बढ़ा देते थे। गाइस उस समय बैंक सिक्योरिटी लेने देने के लिए एक खास रसीद का इस्तेमाल किया करती थी। हर्षद ने उस मतलब की रसीद की एक नकली कॉपी बनवाकर लोन लेना शुरू कर दिया था। मतलब कि वह किसी भी बैंक से किसी दूसरे बैंक के नाम पर करोड़ों रुपए का लोन ले सकते थे। उस बैंक को इस बात की जरा भी खबर नहीं रहती थी। जब लोन देने वाला बैंक हर्षद से पैसा मांगता तो वह अपने शेयर मार्केट से हुए मुनाफे से उस बैंक के लोन के पैसे को चुका देते थे, अपनी नकली बैंक रसीद वापस ले लेते थे। तो हर्षद का ये घोटाला ऐसे ही कई सालों तक चलता रहा। बट गाइस जब देश में मंदी का दौर आया, स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा, इसमें कि हर्षद को करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। इसी नुकसान के कारण वह बैंक से लिए हुए लोन के पैसे भी वापस नहीं लौटा पाए। उसी समय सुचेता दलाल ने उनके इस घोटाले से पर्दाफाश कर दिया। घोटाले के पूरी समय मतलब कि एक अच्छे समय के बाद जब सब कुछ क्लियर हो गया तो पता चला कि 5,000 करोड़ का घोटाला था। गाइस आप लोग भी समझिए कि उस 90s के समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। इस स्कैम के सामने आने के बाद स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो गई थी, तो कई लोगों का करोड़ों रुपए का भी नुकसान हो जाता है। और तो और गाइस ये भी बताया जाता है कि कई लोगों ने तो इस नुकसान के कारण अपनी सुसाइड भी कर लिए थी, इसमें कि विजय बैंक के चेयरमैन भी शामिल थे। कि उसके बाद जब हर्षद को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद उनके ऊपर बहुत से अलग अलग मुकदमे चलाए गए कि मौत होने तक उनकी सिर्फ एक ही केस में वो दोषी पाए गए थे। इसके लिए उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। को महाराष्ट्र की थाने जेल में कैद किया गया था। 31 दिसंबर साल 2001 की रात को हर्षद को सीने में दर्द होता है। रात के करीब 12:30 बजे 47 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। गाइस आज के लिए तो इतना ही। बट गाइस आप लोग बताइए कि क्या हर्षद मेहता द्वारा ये काम किया गया सही था या फिर गलत था। इस वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी जानकारी मिली हो तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।